सर बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पॉडकास्ट की वैसे हमेशा ये रवायत रही है कि हल्के फुल्के सवालों के साथ शुरुआत होती है, लेकिन क्योंकि देश में इस समय पैनिक जैसे हालात बने हुए हैं प्रधानमंत्री की अपील के बाद, तो इसीलिए आज ये जो मैं पॉडकास्ट कर रही हूँ वो अभी के जो हालात हैं उनके साथ शुरुआत कर रही हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहना कि तेल का इस्तेमाल कम किया जाए, सोना अगले 1 साल तक ना खरीदा जाए, इसके बाद लोग टाइमिंग को लेके सवाल उठा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि शायद बंगाल चुनाव के नतीजे आने और सरकार गठन का इंतजार हो रहा था। आप क्या कहेंगे? मैं राहुल गांधी जैसे नकारा, अर्बन नक्सल, अखिलेश यादव जैसा मुस्लिम प्रस्त राजनीति करने वाले लोग, मैं उनको चुनौती देता हूँ। क्या 23 तारीख और 29 अप्रैल को चुनाव खत्म हो गए थे, 4 तारीख को रिजल्ट निकल गए, पूरी दुनिया ने तेल का दाम बढ़ाया, मोदी जी ने 1 पैसा भी बढ़ाया क्या? और वो भी आज से नहीं, 2022 से 1 पैसा बढ़ाया। ये कुछ लोग भारत के विरोध नैरेटिव सेट करते हैं, उसमें अर्बन नक्सल टाइप के लोग हैं, राहुल गांधी और अखिलेश यादव या अन्य लोग। मैं उन्हें चुनौती के साथ कह रहा हूं कि आप पिछली सरकार को देखें और इस सरकार को देखें। इसने रेल में किराया नहीं बढ़ाया आज तक, 12 साल हो गए। ये भारत की सरकार को कह रहे हैं। भारत की सरकार ने इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे पास तेल का कुआं नहीं है, हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत की ओर बढ़ें और धीरे धीरे अपना कंजम्पशन कम करें। आज ही देखिए कैबिनेट में 38,000 करोड़ केवल दिया है कोल अंडरग्राउंड गैसीफायर एनर्जी के लिए। एक तरफ हम आत्मनिर्भर भारत के लिए नए नए प्रयास कर रहे हैं, दूसरे तरफ जनता को भी अवेयर कर रहे हैं। किसी को नहीं कहा कि अपना काम छोड़ दो, कहा भाई अपनी कारपूल बना लो, अगर बना सकते हो तो, मेट्रो से चल सकते हो तो चलने की आदत डालो, क्योंकि आज हम दूसरे देश से लेते हैं। अगर हमने थोड़ा थोड़ा कम कर दिया, सप्ताह में 1 दिन अगर हमने रोक दिया, बहुत फायदा होगा। आज हम 5 साल पहले नरेंद्र मोदी जी ने, 5 साल क्या उससे भी पहले मोदी जी ने अनाउंस किया था सप्ताह में 1 दिन गाड़ी ना चढ़े। हमने ईवी गाड़ी ले ली थी। आपने ली थी? हाँ, और आज भी ईवी गाड़ी है। अच्छा। तो मुझे पटना में मैं 5 साल पहले एक नागरिक के नाते सोलर लगाया अपने घर के लिए, और सोलर के साथ इंडक्शन चूल्हा चला रहा हूँ। ये मेरा उद्देश्य है। क्या हम भारत के नागरिक नहीं हैं? हम देश के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं? तो मैं देश के लिए नागरिकों को सजग होकर के करने के लिए कहा है। इंदिरा गांधी ने हिंदू में निकाली थी कि अपील की थी सोना न खरीदें। हाँ। क्या वो नालायक हो गई? राहुल गांधी बताएं। क्या राहुल गांधी बताएं कि 1962 में नेहरू जी, चाइना की लड़ाई हुई थी, लोगों ने अपील किया, सोना नहीं था, कि हमें सोना दे। लोगों ने, हमारी बहनों ने, बेटियों ने, भाइयों ने इतना सोना दिया कि हमें दूसरे के आगे नहीं जाना पड़ा। क्या पोखरण जिस समय हुआ था प्रयोग, उस समय सैंक्शन लगा था। वाजपेयी जी ने दुनिया में भारतीय रहने वालों से अपील की थी, हमको किसी की मदद की जरूरत पड़ी, भारत के लोगों ने मदद की। क्या लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था सड़ा हुआ गेहूं नहीं लूंगा PL 480 के तहत, 1 दिन का गेहूं अगर हफ्ता में नहीं है
तो हम भारतवासी हिंदू एक दिन एकादशी मनाएं, मुस्लिम भाई एक दिन रोजा रखें। आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। क्या नालायक प्रधानमंत्री थे? मोदी जी ने लोगों को कहा, जो मैं पहले भी आपसे शेयर किया, कि आप सब्सिडी छोड़ दें गैस पर। क्या मोदी जी ने डरा के कहा था? करोड़ों लोगों ने छोड़ा। वही नहीं, ना में कहा घर में रहें, कोई डराया था? नहीं। लोगों ने जब जब देश ने मांगा है तो जान भी दिया है, दान भी दिया है, साथ भी खड़े उतरे हैं। हाँ। मोदी जी ने अपील की है। सवाल यही उठ रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री ने जब कहा देश संकट में था, जब इंदिरा गांधी ने कहा देश संकट में था, मनमोहन सिंह ने कहा, उस समय भी यही बताया गया कि देश संकट में था। तो क्या इस समय 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काल में भी देश संकट में है क्या? 200% चैलेंज करके कह रहा हूं। कल हमारे हरदीप सिंह पुरी जी ने भी कहा है, आज मैं आपके सामने कह रहा हूं, उनके एक कैबिनेट का साथी होने के नाते तेल और गैस की कमी नहीं है। हम आगे के लिए चेत रहे हैं। हाँ। अगर 2022 से अभी तक नहीं बढ़ा है तो ये राहुल गांधी एक बार थैंक्स प्रधानमंत्री को कह दिया क्या? मैं ये पूछता हूं, अगर विपक्ष के नेता हैं तो ये भी तो कहना चाहिए कि मोदी जी 4 साल से आपने एक भी कीमत नहीं बढ़ाया है और ये 70 दिन से ऊपर हो गया, आपने एक दिन भी नहीं बढ़ाया है, तो थैंक्स तो कहते। मोदी जी चैलेंज करके कह रहे हैं, हरदीप पुरी जी, तेल की कोई कमी नहीं है। गिरिराज भी कह रहा है। हाँ, हमें आत्मनिर्भर होना है, आत्मनिर्भर भारत पैदा करना है, तो हमें अपने आप को समेटना होगा। और समेटने के लिए कह रहे हैं, अगर खाने का तेल कहा तो ज़्यादा तेल खाने से ओबेसिटी होता है। हाँ। तो उन्होंने कहा 10% कम कर दो। हाँ। आपकी इच्छा है कि रोज हम 200 ग्राम खाएं तो एक आदमी खाए। राहुल गांधी रोज तेल पिए। हाँ। अखिलेश यादव रोज तेल पिए। प्रधानमंत्री जी ने किसी को रोका नहीं। आज अगर वो पहले आधा किया, आज 2 गाड़ी से गए, 2 गाड़ी से गए, क्या तेल कम है? नहीं। लोगों को बता रहे हैं आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो फिजूल खर्च को हम कम करेंगे। आवश्यकता जिनको है वो जाएंगे, आएंगे, लेंगे, खरीदेंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये अपील की कि अगले 1 साल तक संभव है तो सोना मत खरीदो। इस अपील के बाद भी शायद देश की जनता बात नहीं मानेगी, ये लगा होगा, इसीलिए कस्टम ड्यूटी गोल्ड एंड सिल्वर दोनों के ऊपर बढ़ा दी गई। इसीलिए अब मैं ये सवाल पूछ रही हूँ कि अपील के बाद भी अगर लोग पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम नहीं करते हैं। हम सकारात्मक लोग हैं, पॉजिटिव सोचते हैं। देश की जनता को अगर ये समझ लेगी कि हमें किसी देश पर निर्भर नहीं रहना है। आज से पहले 40 साल पहले मेट्रो था क्या? मेट्रो हुआ है, उन्होंने कहा सप्ताह में 1 दिन मेट्रो शेयर कर लें, कारपूल बना लें। एक सलाह दिया है। जनता अगर मानेगी, मैं 200% कह रहा हूँ। आज जजेज साइकिल से गए हैं, क्या रोज साइकिल से? वो लोगों को इंस्पायर करने के लिए। भोपाल की एक जज ने साइकिल से गए, तो इसका मतलब नहीं है डिस्ट्रिक्ट जज जा रहे थे साइकिल पर। तो ये लोगों को एक मैसेज देना है। अब मैं पूछूं, इलेक्ट्रिक चूल्हा, मैं भी अपील करता हूं, अगर देश का 150 करोड़ लोग जो कैपेबल हैं वो सोलर लगाएं और बिजली का चूल्हा रखें, इंडक्शन चूल्हा, इंफ्रारेड चूल्हा, जिस पर मिट्टी के बर्तन से लेके हर बर्तन पर खाना बनेगा। ठीक बात। अगर हमने ये किया, दुनिया के कई देश हैं जहां एलपीजी पे खाना नहीं बनता है, तो हम भी अपील करते हैं कि हम क्यों किसी पर निर्भर रहें। हम बिजली पैदा करेंगे और बिजली का उपयोग करेंगे।
ये मैं ठीक बात। अपील कर रहा हूँ। बड़ी अपील है और मुझे लगता है इसके ऊपर हम सबको विचार भी करना चाहिए। सर, एक तस्वीर ऐसी भी आ रही है कि वकील और जजेस साइकिल से कोर्ट पहुंच रहे हैं। तस्वीर ऐसी भी आ रही है कि योगी मंत्रिमंडल इस बात पर विचार कर रहा है कि कैसे वर्क फ्रॉम होम किया जाए। हमने देखा प्रधानमंत्री के काफिले की गाड़ियां आधी कर दी गई। फिर उसके बाद तस्वीर ऐसी भी आती है सर, मध्य प्रदेश से सौभाग्य सिंह ठाकुर हैं, पाठ्य पुस्तक निगम का अध्यक्ष उन्हें बनाया गया। तस्वीरें सामने आई, 700 गाड़ियों का काफिला ये बताया जा रहा है कि वो लेकर निकल पड़े। और हम कैलकुलेट करने अगर चलेंगे तो ये पता लग रहा है कि 500 लीटर पेट्रोल तो फूंक दिया एक अकेले आदमी ने। मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों की सामाजिक रूप से निंदा होनी चाहिए। हाँ, मैं उसके पक्षधर हूं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए मैं नीट की जो धांधली और पेपर लीक हुआ है उससे जुड़ा हुआ सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ सर। 22 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। अब ये बात सामने आ रही है कि वो तो जो क्वेश्चन पेपर था और जो परीक्षा आपने दी उसको कूड़े के ढेर में फेंक दीजिए, अब वो किसी काम की रह नहीं गई है। और ये इस देश में तब हुआ है जब 24 में भी नीट पेपर लीक हुआ, 26 में फिर लीक हुआ है पेपर, और वो भी सख्त कानून बनाने के बाद पेपर लीक हुआ है। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, बच्चों के ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ है। और ये शुरुआत हुआ, जो मेरी जानकारी है, हो सकता है ये शुरुआत हुआ केरल से। और जिन लोगों ने की है, अगर केरल से शुरुआत हुआ, वहाँ की सरकार को कहीं न कहीं ढिलाई हुआ, तब ये कांड हुआ। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर निश्चित रूप से सरकार कड़ी से कड़ी सजा देगी, उसके लिए कानून भी बनाया है। और हमारे बच्चों के ज़िंदगी से किसी को खेलने का हक नहीं है। ऐसे लोगों पर तो एक तरह से कड़ा जितना कड़ा हो सके वैसे धाराओं को लगा करके इनको सजा देनी चाहिए। सबसे कड़ा कानून ही सर बना था 24 में जब नीट पेपर लीक हुआ, उसके बाद आपकी सरकार के द्वारा ही बनाया गया, पर हम देख रहे हैं बेअसर है। केरल का आपने जिक्र किया, तार तो उत्तराखंड से भी जुड़ा, तार तो राजस्थान से भी जुड़ रहा है, महाराष्ट्र से भी तार जुड़ रहा है। इन सब जगहों पर तो बीजेपी सरकार है। जब एक जगह से होता है तो वो लिंक, ये सब माफिया हैं जो एक तरह से ये बहुत क्रूअल माफिया हैं जो किसी जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं। तो जहाँ जहाँ हैं सब पकड़े जाएंगे और उन पर कड़ी से कड़ी सजा होगा। और बच्चों के ज़िंदगी से मैं बार बार कहूँगा, किसी को खेलने का अधिकार। खान सर आपके बिहार के ही हैं और वो ये कह रहे हैं कि 10 रुपए का बच्चे का डायपर भी खरीदो तो वो लीक नहीं होता है, लेकिन इस देश में पेपर बार बार लीक हो जाता है और वो सरकार नहीं रोक पाती है। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि उदाहरण ठीक है, कुछ कोई भी नहीं सपोर्ट करेगा, लेकिन डायपर से उदाहरण देने का कोई मतलब नहीं है। ये किसी के ज़िंदगी से खिलवाड़ है। डायपर में ज़िंदगी का खिलवाड़ नहीं होता। ठीक बात सर। बंगाल चुनाव के समय में हमने सुना था कि आपने ये कहा था कि सरकार बनने दीजिए, कोई नहीं बचेगा। अब आपसे मैं समझना चाहती हूँ कि आप किसकी बात कर रहे थे, कौन नहीं बचेगा? वहाँ का मुख्यमंत्री ने, शुभेंदु अधिकारी जी ने कहा है, न अवैध मस्जिद बचेगा, न अवैध घुसपैठ बचेंगे। जो घुसपैठिए हैं वो भी नहीं बचेंगे। कार्रवाई होगी, जबरदस्त कार्रवाई होगी। और वो मुख्यमंत्री ने घोषणा की, कर दी घोषणा। अवैध मस्जिद का ही जिक्र बार बार क्यों होता है? जो अवैध होगा उसी का होगा। आज है, अगर मैं कहूँ कि 1947 में है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान बना धर्म के आधार पे, उस समय हमारे पूर्वजों से कुछ भूल हुई। अगर सारे हिंदुओं को पाकिस्तान से ले आए होते और सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिए होते तो आज मुझे ये सोचने की ज़रूरत नहीं थी। आज जो ये तकलीफ है इसी कारण से है। और आज हमारी मस्जिद मंदिरें तो बची नहीं पाकिस्तान में। बांग्लादेश के समय आपने टीवी चैनल पर देखा क्या दुर्गति हो रही है।
यहाँ 3,000 मस्जिद थे, 3 लाख से ऊपर मस्जिद बन गए। और नो मैंस लैंड पर, चाहे वो बांग्लादेश का बॉर्डर हो, नेपाल का बॉर्डर हो, लग रहा है खुलेआम बना। तो ऐसे वो अवैध होगा, तो अवैध पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। रेड कारपेट अब बंगाल में नहीं बिछाया जाएगा बांग्लादेशी और रोहिंग्या के लिए, अब डिपोर्ट किया जाएगा जैसे आसाम में हुआ। एक तरफ आप और आपकी सरकार ये कह रही है कि बंगाल में बख्शा नहीं जाएगा, उधर अखिलेश यादव को हम ये देख रहे हैं कि वो एक एक दिन गिन रहे हैं। वो कहते हैं सबका हिसाब होगा, हमारी सरकार अगर बन गई तो फिर किसी को बख्शा नहीं जाएगा। वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखें मुस्लिम वोट के लिए। उनके पिताजी ने भी राम मंदिर में हिंदुओं का कत्लेआम करवाया था। ये भी हिंदुओं पर गुस्सा निकालेंगे, लेकिन वो मौका ही नहीं मिलेगा। बंगाल से जो ममता दीदी का हुआ है उससे बुरा हाल इनका होगा, क्योंकि ममता दीदी ने जो किया वो इनके डीएनए में है। जो ममता दीदी की राजनीति है वही अखिलेश यादव की राजनीति है। और क्या, मुस्लिम परस्त ममता दीदी भी थी, और मुस्लिम परस्त मुलायम सिंह जी से लेकर के अखिलेश जी तक है। ये कौन सी राजनीति है? इनके सामने बांग्लादेशी घुसपैठी कोई नहीं है। हमारे लिए बांग्लादेशी घुसपैठिया है, रोहिंग्या घुसपैठिया है। देश का नागरिक हम कैसे मानेंगे? मैं जब नोएडा से दिल्ली की तरफ आ रही थी, ये अभी नहीं 1 महीने पहले की मैं आपको बात बताऊं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और नेताओं ने दिन गिनने शुरू कर दिए हैं। 1 महीने पहले ही मैंने पोस्टर देखा था, उसमें लिखा हुआ था इतने दिन शेष, आ रहे हैं अखिलेश। कोई अपने मनमिया मिट्ठू बने तो कौन रोकेगा? हाँ। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखें, कौन रोकेगा? अपना पीठ अपने थपथपा लें, कौन रोकेगा? लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता कभी ये क्रूर शासक को, जो धर्म के आधार पर क्रूरता करे, अखिलेश यादव जैसे लोग, समाजवादी लोग, ये क्रूर शासक हैं। और वो क्रूर शासक हैं वोट के लिए, चाहे वो बांग्लादेशी मुसलमान हो, चाहे रोहिंग्या मुसलमान हो, इनके प्रिय बनेंगे, हिंदू पर गोली चलाएंगे। ये क्रूर शासक को फिर यूपी में जगह नहीं मिलने वाली है। एक और बहुत गंभीर आरोप भगवंत मान की तरफ से लगाया गया। हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर का 1 साल जब पूरा होने वाला था तो जालंधर और अमृतसर में ब्लास्ट हुआ। उसके बाद भगवंत मान ने ये कह दिया कि बीजेपी की तो आदत ही है, पंजाब में चुनाव होना है इसीलिए बीजेपी ब्लास्ट करवा रही है। अच्छा, जो पकड़े भी जा रहे हैं आतंकवादी, वो बीजेपी भेज रहा है। ये भगवंत मान सिंह इसी के बल पे चुनाव जीते थे, और कई लोग उसके दायरे में हैं, उनके जीते हुए लोग भी। ये आपका गंभीर आरोप है? गंभीर आरोप है कि उन पर खुद आरोप है। किसी को शेल्टर देना ये भी अपराध है। मैं बिहार की राजनीति पे भी थोड़ी आपसे चर्चा करूं, और ख़ासकर इसलिए भी क्योंकि हमेशा से लालू प्रसाद यादव के परिवार के ऊपर परिवारवाद का आरोप लगा, गांधी परिवार के ऊपर परिवारवाद का आरोप लगा। अब हम देखते हैं नीतीश कुमार के बेटे, जिनके पास इसके पहले तो राजनीति की कोई उपलब्धि नहीं थी, उन्हें सीधा स्वास्थ्य मंत्रालय दे दिया जाता है। ये परिवारवाद नहीं है? मैं इसे परिवारवाद इसलिए नहीं कहूँगा कि अब नीतीश कुमार जी सच पूछे तो दिल्ली शिफ्ट कर गए, और जब वो दिल्ली शिफ्ट किए, और एज भी हमारे उनके एज लगभग बराबर है, तब उनकी पार्टी ने उनके बेटे को इस बार लाया। ये मैं परिवारवाद तो ये हुआ, अखिलेश यादव के परिवार में 6 गो एमपी, तो 5 गो उनके परिवार से। लालू जी के परिवार में चीफ मिनिस्टर तो अपने डिप्टी
सीएम तो अपने, चीफ मिनिस्टर तो पत्नी, विरोधी दल का नेता तो बेटा। ये नीतीश कुमार जी ने नहीं किया है। निशांत कुमार अगर नीतीश कुमार के बेटे नहीं होते तो स्वास्थ्य मंत्रालय मिलता उनको? क्यों नहीं मिलता? क्यों नहीं मिलता? जिनको स्वास्थ्य मंत्रालय पहले था, क्या नीतीश कुमार के बेटे थे? बिहार में स्वास्थ्य मंत्रालय एनडीए में जिनके पास था, क्या वो नीतीश कुमार के बेटे थे? नहीं। तो मिलना है, कोई न कोई डिपार्टमेंट मिलना है। आप जानबूझ के बचने की कोशिश कर रहे हैं? हम कभी बचते उचते नहीं हैं। हाँ। मैं सीधा सीधी बोलता हूँ। हाँ। और सीधा सीधी बोल रहा हूँ। एक हमारे गांव की कहावत है, उखल, उसको उखड़ी बोलते हैं बिहार में, उखल चढ़ करके तेजस्वी यादव और लालू जी नीतीश कुमार का परतर करेंगे, जिन्होंने जीवन भर गुंडों को प्रश्रय दिया, जीवन भर भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे रहे। नीतीश कुमार पर दाग नहीं लगा 20 साल की राजनीति में। कोई माई का लाल नहीं कह सकता कि मुख्यमंत्री आवास में कोई अपहरणकर्ता दिखा, कोई मर्डरर दिखा और नीतीश कुमार भ्रष्टाचार में दलदल में फंसे हैं, कोई नहीं कह सकता। इसलिए नीतीश कुमार का तुलना लालू यादव से करके नीतीश जी को गाली मत दे। ठीक है। बिहार में अब क्योंकि आपकी सरकार बन चुकी है, बहुत लंबे समय से मांग हो रही है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की, वो मांग क्या पूरी हो पाएगी? विशेष राज्य के दर्जा किसको कहते हैं? डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के लिए। अब विशेष राज्य के दर्जा का केंद्र में कोई है ही नहीं, फार्मूला ही नहीं है। और जो आज आप देखेंगे जहाँ 1 मेगावाट पैदा नहीं होता था, आज वहाँ जहाँ 5 घंटा 8 घंटा बिजली रहती थी, आज यहाँ 22 घंटा बिजली रह रहा है। विकास किसको कहते हैं? सड़कें, ऐसी सड़कें बनी है, मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, जब मैं अपने कंस्टिट्यूंसी बेगूसराय से चलता हूँ पटना के लिए, तो जापान जर्मनी से अच्छी सड़कें। तो सड़क है, रेल है, आज 5-5 गो 4-4 गो एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो गया, सड़कें चकचकाती हुई बन गया, वाटर वेज अब उसमें चालू हो रहा है। विकास इसी को कहते हैं।